हो रहा जो जहाँ सो हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा, किंतु होना चाहिए कब क्या, व्यक्त करती है कला ही यह यहाँ। नमस्कार, नए कलेवर नए अंदाज के साथ यह संसद से सड़क तक का नया अंक और मैं हूँ अर्तिका नंदा। मीडिया नई छलांगे भर रहा है, मीडिया लगातार आगे बढ़ रहा है। टीवी, प्रिंट, इंटरनेट, रेडियो सभी बाजार में हैं और सबकी आपस में है ज़बरदस्त कंपटीशन। आने वाला समय कैसा होगा, मीडिया को लेकर क्या बदलाव दिखेंगे इस मीडिया की दुनिया में, आज बात होगी इसी पर। हमारे साथ बहुत ही खास 4 मेहमान हैं, आइए आपका परिचय कराएं। हमारे साथ हैं श्री उमेश उपाध्याय, जो कि बहुत जाने माने टीवी पत्रकार हैं, बरसों से आपने टीवी पर देखा होगा। वनीता कोहली जी बिजनेस वर्ल्ड की एसोसिएट एडिटर हैं। मेरे साथ इस तरफ हैं श्री अनिरुद्ध बहल, जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं और कोबरा पोस्ट के एडिटर हैं। साथ में है महक, रेडियो जॉकी हैं और रेडियो की पत्रकारिता के साथ जुड़ी रही हैं, रेडियो पर पढ़ती हैं और पढ़ाती भी हैं। और साथ में है ऑडियंस, जो कि बहुत सारे सवाल पूछेगी लेकिन कार्यक्रम के अंत में। रेडियो, टीवी, इंटरनेट, प्रिंट, इन सब पर बहुत से सवाल हम सभी के जहन में हैं। उन सवालों के बौछार को शुरू करने से पहले देखते हैं संसद से सड़क तक की एक खास कवर स्टोरी। वर्ष 1780 कागज, कलम और मीडिया का आधिकारिक तौर पर रिश्ता कायम हुआ हिकिस गजट से। इस 2 पन्ने के अखबार में अंग्रेजी हुकूमत के आला अफसरों की जिंदगी के बारे में लिखा होता था, लेकिन धीरे धीरे देश के विभिन्न कोनों से अखबार छापे जाने लगे। इन अखबारों ने आजादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाई। आजादी के बाद अखबारों का फैलाव एक चमत्कार की तरह हुआ। 1992 में भारत में टेलीविजन क्रांति की दस्तक हुई, लेकिन फिर भी तमाम आशंकाओं के बावजूद प्रिंट मीडिया खूब फला फूला। एक सर्वे के मुताबिक टेलीविजन का मौजूदा कारोबार 19,100 करोड़ का है, लेकिन जल्द ही इसके 51,900 करोड़ के आंकड़े को छू लेने की गुंजाइश है। अखबारों और मैगजीन का कुल कारोबार करीब 12,800 करोड़ रुपए का है। माना जा रहा है कि मीडिया का ये क्षेत्र हर साल 13% से बढ़ेगा और 2011 तक 23,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इसी तरह रेडियो का मौजूदा आकार 500 करोड़ रुपए का है, लेकिन जल्द ही ये 1700 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा। संगीत उद्योग 720 करोड़ से 870 करोड़ और इंटरनेट 160 करोड़ से सीधे 950 करोड़ तक पहुंच सकता है। इस तेज बढ़त के पीछे वजह भी साफ है, बढ़ती साक्षरता। अभी तक भारत में अखबारों की पहुंच 22 करोड़ लोगों तक है। आने वाले समय में ये आंकड़ा 40 करोड़ को पार कर जाएगा। शायद इसीलिए अखबार विदेशी निवेशकों की पहली पसंद है। लेकिन मीडिया क्रांति में रेडियो भी कभी पीछे नहीं रहा। 1927 में भारत में रेडियो युग की शुरुआत हुई और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो का चेहरा सामने आया। 1977 में मद्रास में एफएम रेडियो की पैदाइश हुई। फिर 1993 में आकाशवाणी ने पहली बार कुछ घंटों के एफएम प्रसारण को निजी कंपनियों को दिया। 2005 में निजी एफएम स्टेशनों के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन इस कहानी में एक और पन्ना सामुदायिक रेडियो का है। 2004 में आए सुनामी में इस रेडियो ने कारगर भूमिका निभाई, लोगों को आपस में जोड़ा और उनकी मदद की। सामुदायिक रेडियो समुदायों को जोड़ने का काम कर रहा है और श्रीलंका और नेपाल की तरह यहाँ रेडियो नए आयाम छूने लगा है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे व्यापक मीडिया है टीवी। छोटे पर्दे पर हो रही ये हलचल हैरान करती है। वैसे तो भारत में दूरदर्शन का जन्म 1959 में हुआ, लेकिन इसमें पहली क्रांति 1982 के एशियाई खेल के दौरान आई, जब भारत में रंगीन टीवी ने कदम रखा। जब रामायण दूरदर्शन पर दिखाया जाता था तो सड़कें सूनी हो जाती थीं, लेकिन अब भी भारत की जनता के पास विकल्प नहीं थे। टीवी में अगली क्रांति तब आई जब सरकार ने निजी चैनलों को भारत में प्रसारित करने की अनुमति दी। 90 के दशक में सैकड़ों टीवी चैनल आए। तकनीकी बदलावों और बाजार में टिके रहने की मजबूरी के चलते टेलीविजन लगातार निखरता गया। मीडिया की इस भागम भाग में अब इंटरनेट भी शामिल हो चला है। टीवी और प्रिंट दोनों को चुनौती देने वाला है इंटरनेट। हाल ही में किए गए एक सर्वे के अनुसार
भारत में करीब 3.5 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं, यानी देश की आबादी का करीब 3.6% हिस्सा। बात साफ है, जहां अब तक किसी एक माध्यम का असर दूसरे पर पड़ता था, वहीं अब मीडिया का हर एक माध्यम एक दूसरे पर एक गहरी छाप छोड़ेगा और एक दूसरे से प्रभावित होगा। 43,700 करोड़ का मीडिया उद्योग 2011 तक 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा। आने वाले समय में मीडिया का विकास तेजी से होगा और अपने आप में अनोखा भी। लोकसभा टेलीविजन के लिए राहुल शर्मा, दिल्ली। मीडिया किन बदलावों से गुजर रहा है और आने वाले समय में मीडिया का चेहरा कैसा हो सकता है, आज होगी बात इसी पर। वनीता जी, प्रिंट मीडिया से बात शुरू करेंगे। पहला सवाल आप ही से। जब हम अखबारें पढ़ते हैं, रिसर्च पढ़ते हैं, तो पता लगता है कि 1960 में करीब 80% अमेरिकन प्रिंट मीडिया को पढ़ना पसंद करते थे, उससे गहरी तौर पर जुड़े थे। ये आंकड़ा अब घट रहा है, अब करीब 50% लोग ही समय निकाल पाते हैं और वहाँ पर कई अखबारें बंद हुई हैं पिछले 20 सालों में। हिंदुस्तान भी क्या उसी तरफ आगे बढ़ा है? नहीं, हिंदुस्तान उस तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप देखें कि दुनिया में दो या तीन ही देश हैं जहां अखबारों की सर्कुलेशन और रीडरशिप बढ़ रही है, और उनमें से एक देश इंडिया है। इधर ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 3 सालों में आपने बहुत सा मैं थोड़ी सी अंग्रेज़ी यूज़ करूँगी बीच में, बहुत सी लिबरलाइजेशन देखी है मीडिया में, जिसकी वजह से अखबारों के एडिशंस बढ़ गए हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में अखबार आ रहे हैं और लोगों को ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं। इतने साल, मतलब जब तक हम छोटे थे हमारे घर में 1 अखबार आता था, अब लोगों के घर में 2 या 3 अखबार आने लगे हैं। तो ये घटता हुआ मार्केट नहीं है, ये अभी के लिए बढ़ता हुआ मार्केट है। पर मैं कहूँगी 25-30 साल के बाद शायद आप हिंदुस्तान में वही चीज़ देखें जो वहाँ देख रहे हैं, और ये बहुत निर्भर करता है इंटरनेट की पेनिट्रेशन पे। अगर इंटरनेट की पेनिट्रेशन बढ़ती है तब शायद अखबारों पे इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। पर अभी जो लोग अखबार पढ़ते हैं, जो लोग टीवी देखते हैं, जो लोग फिल्में देखते हैं, ये इन सब में बढ़ोतरी, हर मीडिया, जैसे कि आपने खुद कहा कार्यक्रम की शुरुआत में, हर मीडिया 20-30% से बढ़ रहा है। तो अगर आप देखें पिछले 2 सालों में जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है उसमें अखबारों का शेयर बढ़ा है, घटा नहीं है। जो दूसरे देशों में घट रहा है वो हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। उमेश जी, विनीता जी कह रही हैं कि कंपटीशन भी बढ़ा है और सभी तरफ ग्रोथ है। ग्रोथ हम भी देख रहे हैं, लेकिन जब हम टेलीविज़न की बात करते हैं, टीवी जब पैदा हुआ, दूरदर्शन जब पैदा हुआ और आपने उस समय को बड़े करीब से देखा है, तो वो एक सीरियस जर्नलिज्म का दौर था। आज मिकी माउस जर्नलिज्म का दौर है। आपको लगता है कि टेलीविज़न जिस मकसद से शुरू किया गया था उस मकसद को छू पाया है या उस मकसद के करीब है? पहली बात तो वर्तिका, मुझे नहीं लगता है कि पहले कोई ऐसा ज़माना था जो बड़ा गोल्डन था और बहुत अच्छा था, और आज ऐसा ज़माना आ गया है कि बहुत ख़राब हो गया है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन मिकी माउस जर्नलिज्म है कहीं? देखिए, टेलीविज़न के हर तरह का स्वरूप होता है। मैं दूरदर्शन में भी था। क्या आप 70 और 80 के दशक का टेलीविज़न अच्छा कहेंगे जहां एक मुख्यमंत्री की आंख तनने पर खबरें नहीं जाती थी, या एक नेता अगर मना कर देता था तो खबरें नहीं जाती थी? आज ये बात सही है कि कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि कुछ एक विद इन कोर्ट में फ्रिवलस हो रहा है, लेकिन ये मार्केट की ग्रोथ का तरीका है। एक दौर है। और मैं कहूँगा कि न्यूज़ मार्केट अगर आप देखेंगे टेलीविज़न का, अभी हिंदुस्तान में अपने शैशव काल में है, शुरू हुआ है, अभी तो शुरू ही हुआ है, इसलिए कंपटीशन है, सब कुछ है, मगर ये कहीं बहुत बेहतर है 20-25 साल पहले के जर्नलिज्म से, 20-25 साल पहले के टेलीविज़न जर्नलिज्म से। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बहुत बेहतर हो रहा है। लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इतने तरीके से मिल रही है, इतने सारे चैनल्स हैं। अनिरुद्ध जैसी इन्फॉर्मेशन जो आज देते हैं, कभी हम कल्पना कर सकते थे? बहुत सारे दृष्टांत भी दिए जा सकते हैं। टेलीविज़न पर एक प्रोग्राम हो जाता था जिसमें आप मंत्री से सवाल पूछ लें, ये बड़ी बात मानी जाती थी। आज रोज़ आप मंत्रियों के कपड़े उतारते हैं। बहुत अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए, देश के लिए, मीडिया के लिए। मैं कहूँगा कि गोल्डन एज की तरफ जा रहे हैं, अगर आज है तो। उमेश जी कह रहे हैं कि हम गोल्डन एज की तरफ जा रहे हैं। अगर हम देखें कागजी दुनिया को, तो वो कहती है कि इस समय करीब 12 करोड़ लोगों के पास रेडियो सेट्स हैं।
और करीब 9 करोड़ 10 करोड़ लोग हिंदुस्तान के ऐसे हैं जिनके पास टीवी है, वो टीवी देख सकते हैं। और इंटरनेट की बात करें तो करीब 7.2 मिलियन लोग हैं जो कि यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट को। उस लिहाज से इंटरनेट की ग्रोथ आपको कैसी दिखाई देती है आज की डेट में, और आप उसका भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, वाईफाई आ रहा है, ब्रॉडबैंड भी मैं तकरीबन सारे अर्बन सेंटर्स में इंडिया में 10 साल में हो जाना चाहिए। 10 साल तो बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही हैं, बता रहे हैं पूरे ढाका शहर को उन्होंने ब्रॉडबैंड किया है 3-4 मिलियन में। इस समय तो ढाका हमसे बहुत आगे है ब्रॉडबैंड बनाने में। तो जो मात्रा आप बता रहे हैं 7 मिलियन का, वो मेरे ख्याल अगले 5 साल में कम से कम कुछ नहीं तो 30 के आसपास वो आंकड़ा होना चाहिए। और ये रेजोनेट करती है जो नीता ने पहले बात कही कि जो हमारी जो एक तरह से न्यूज़पेपर एडिशंस और उनके इंटरनेट एडिशन में जो टसल चल रहा है आजकल, न्यूयॉर्क टाइम्स भी कह रहा है कि द फ्यूचर इज़ ऑन द नेट। न्यूयॉर्क टाइम्स का सारा कंटेंट उनके न्यूज़पेपर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड दे आर मेकिंग अ बिजनेस मॉडल आउट ऑफ इट, सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बना रहे हैं। लेकिन मार्केट यहाँ पे आप लिटरेसी क्या है आपकी 60% लिटरेसी है, और वो भी मेरी समझ में आंकड़ों में शायद 20% ऐसी लिटरेसी हो जो अखबार पढ़ने के लायक हो। तो हमारे पास तो मार्केट ही मार्केट है। मेरे ख्याल अगले 20 साल तक कोई प्रिंट की ग्रोथ को रोक नहीं सकता इंडिया में। टीवी और आपके बीच एक तरह से प्रिंट में तो एक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, एक दूसरे कंटेंट, लेकिन वेब और प्रिंट में काफ़ी कुछ एक तरह से एक जैसे है। तो जैसे जैसे इंटरनेट का ग्रोथ होगा, लेकिन मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा ग्रोथ अभी इंडिया में होना है कि अभी वो दिन आया नहीं है कि दोनों में हम कहेंगे कि अगर इंटरनेट बढ़ेगा तो प्रिंट घटेगा। वो ज़माना अभी तक नहीं है। महक, आप रेडियो के साथ जुड़ी हैं और आंकड़े कहते हैं कि करीब 76 मिलियन लोग एक हफ्ते में रेडियो सुनते हैं। और ये अभी लेटेस्ट स्टडी जो हुई उससे बात कही गई, और जो इंक्रीज़ है रेडियो एफएम को सुनने वालों का वो करीब 55% है। लेकिन जब रेडियो की बात होती है तो अब अटक जाती है सुई एक आम यूथ की एफएम पर। क्या रेडियो का मतलब सिर्फ एफएम रह गया है? रेडियो में और भी बहुत कुछ है, सीमित एफएम तक क्यों? वर्तिका, अभी अगर हम लोग देखें तो हिंदुस्तान में जो रेडियो बूम आया है 1927 में हिंदुस्तान में रेडियो आया। उसके बाद में एक बहुत ही फेमस सेवा होती थी ऑल इंडिया रेडियो की, वो थी विविध भारती। दैट वाज द ओनली कमर्शियल चैनल दैट ऑल इंडिया रेडियो है। फिर उसके बाद में एक टाइम्स एफएम का स्लॉट आया। उससे लोगों को लगा कि एफएम पे गाने सुन सकते हैं आप, अलग तरीके के नए गाने भी आपको बहुत ज़्यादा सुनाई पड़ते हैं। तो वहाँ से एक बूम शुरू हुआ, और आज अगर हम देखें तो सिर्फ दिल्ली शहर में 8 से 9 रेडियो स्टेशन हैं जो प्राइवेट रेडियो स्टेशन हैं। अभी तक अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, एफएम रेडियो के पास लाइसेंस नहीं है न्यूज़ का। तो जब तक न्यूज़ नहीं आएगी तब तक आप एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, और एफएम पे अभी न्यूज़ अलाउड नहीं है, तो आप सिर्फ एंटरटेनमेंट ही करेंगे। जहाँ तक हम बीबीसी की बात करते हैं तो वो शॉर्ट वेव पे, मीडियम वेव पे हम लोग सुन सकते हैं अक्रॉस इंडिया, लेकिन वो भी सिर्फ 4 ट्रांसमिशन होते हैं दिन में। तो सीमित है रेडियो अभी। आई एम श्योर कि अभी आने वाले वक्त में और ज़्यादा जब खुलेगा, थोड़े उसके ऊपर जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं वो थोड़े खुलेंगे तो बेहतर हो पाएगा। वनीता जी, सबने बेहतरी की बात की और सबने ये कहा कि हर मीडियम अपनी अपनी ग्रोथ के हिसाब से और अपने अपने पोटेंशियल के हिसाब से आगे बढ़ा है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये आता है कि इन मीडिया हाउसेस को अब ओन कौन कर रहा है? अगर हम प्रिंट जर्नलिज्म की बात करें या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, जर्नलिज्म जब शुरू हुआ तो उसके सबसे पहला नारा ये था कि 4th जो पिलर है इसका काम होगा सरकारी कामों पर नज़र रखना। और अब जो लोग इन्हें ओन कर रहे हैं वो लोग हैं जिनके पास पूंजी है। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? क्योंकि सरकार के सवाल तो उठ जाएंगे, लेकिन जो लोग उन्हें ओन कर रहे हैं अगर उन्हीं पर सवाल उठाने होंगे तो आपको लगता है कि मीडिया के पास वो पार है कि वो बिजनेस हाउस पर एज सच बात कर पाए? बिल्कुल। आप 50 साल पहले की सोचिए, कौन सरकार के ऊपर कौन उंगली उठाता था, कौन सोचता था? मीडिया करती थी? मुझे नहीं लगता है। फ्रीडम मूवमेंट के बाद, आज़ादी की मूवमेंट के बाद मीडिया ने प्रोएक्टिव रोल उतना नहीं खेला है जितना आजकल खेल रहे हैं। जो उमेश जी कह रहे थे, आपके पास एक टीवी चैनल था और हर शहर या हर स्टेट में एक अखबार था जो डोमिनेट करता था। वो अखबार की तालमेल बहुत क्लोजली रूलिंग पार्टी के साथ होती थी हमेशा, और दूरदर्शन तो हमेशा से सरकार का रहा है। नहीं, लेकिन एंटी गवर्नमेंट होना अलग बात है। नहीं, एंटी गवर्नमेंट की बात मैं कह रही हूँ, क्यों नहीं? आप जब कंपटीशन होता है तो कंपटीशन कहेगा कि अच्छा इन लोगों ने तो ये किया है। जब कॉम्पिटिटिव सिनेरियो होता है तो कॉम्पिटिटर के हक में है कि आपके वहाँ कुछ धांधली चल रही है तो वो ज़रूर रेस करेंगे। लेकिन अगर कोई पूंजीपति उस मीडिया हाउस को ओन कर रहा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी? क्योंकि गवर्नमेंट अगर पूंजीपति ओन कर रहे थे,
उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। पर अब जो 50 साल फैलाव हो पहले रहा भी है सारे उसमें अखबार- आपको लगता है इस पूरे फैलाव में कहीं एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर पाएगा बिल्कुल, मीडिया? क्योंकि इनमें से कई कंपनियां लिस्टेड हैं जो पहले कभी होता ही नहीं था। इनमें से कई कंपनियां मार्केट में पैसा उठाने आती हैं। जब आप मार्केट में पैसा उठाने आते हो तो आप पूरी तरह से फिनेंशियली नंगे होते हो। आपको अपनी बैलेंस शीट, अपने नंबर्स, फिगर्स हर तरह से पब्लिक के सामने रखने होते हैं। आप एचटी मीडिया को ले लीजिए, आप मिड डे को ले लीजिए, आप कई सारी रेडियो कंपनीज़ हैं जो पब्लिक में आई हैं। और हम सिर्फ मीडिया की बात करते हैं तो सिर्फ जर्नलिज्म की बात क्यों होती है? मीडिया में एंटरटेनमेंट भी आता है, फिल्में भी आती हैं, मल्टीप्लेक्सेस भी आते हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं। और आप देखिए, इनको ग्रो करने के लिए जब पैसा चाहिए तो इनको ट्रांसपेरेंट होना ही पड़ता है, चाहे वो पहले ना हो। और वर्ल्ड वाइड बहुत सारी मीडिया कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, जो ट्रांसपेरेंट है टोटली। ऐसे इसमें कुछ, इट्स अ बिजनेस। अगर आप ठीक से नहीं रन करेंगे तो पहले तो आपके इन्वेस्टर्स ही आपको निकाल देंगे, पब्लिक तो बाद में शायद आए। मीडिया जिस दौर से गुजर रहा है उसमें लगातार बदलावों की ज़रूरत है और अपने आप को चमकाने की भी। बातचीत अभी बहुत सी होंगी, लेकिन मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं संसद से सड़क तक और बात हो रही है मीडिया के बदलते हुए चेहरे की। बातचीत अभी बहुत सी बाकी है, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि आम लोग क्या सोचते हैं मीडिया के बदलते हुए कलेवर के बारे में। प्रिंट मीडिया की अपनी एक स्पेस है, अपनी एक जगह है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपनी एक स्पेस है, और दोनों का अपना अपना एक महत्व है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो महत्व दृश्य दिखाने में, विजुअल्स को दिखाने में, और हार्ड न्यूज़ को यानी घटना जब होती है उसी वक्त उसकी सूचना देने में जो महत्व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है वो प्रिंट मीडिया के पास नहीं है। लेकिन प्रिंट मीडिया दूर दूर तक जाता है, बहुत स्थानीय खबरें प्रिंट मीडिया दे पाता है, और जो नवसाक्षर वर्ग है, क्योंकि अभी ये ठीक है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखने और सुनने की वजह से पढ़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता, लेकिन आप ग्राफिक्स उसमें भी दिखाते हैं, आप कैप्शन उसमें भी देते हैं। आप ये उम्मीद करते हैं कि इसको वो लोग जो देख रहे हैं वो पढ़े लिखे भी हैं। आपका जो जिस कास्ट को लेके इतना हो हल्ला मचा हुआ है, एक तरीके से जो गुरु है उसके पास ही सारे ज्ञान का भंडार है, सारा ज्ञान वो अपने पास रखता है, जिसको चाहेगा देगा, जिसको चाहेगा नहीं देगा। टेलीविज़न के आने से ये हुआ है कि मेरे पास 4,000 रुपये, 5,000 रुपये में टेलीविज़न खरीद लिया, और उसके बाद मैं टीवी मेरे, चाहे वो दलित है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो अल्पसंख्यक है, टीवी सबके लिए बराबर का गुरु है। इसलिए जो विकासात्मक मुद्दे हैं, जो लोगों के भलाई के, लोगों के हेल्थ के मुद्दे हैं, लोगों को जागरूक बनाने के मुद्दे हैं, उसमें टीवी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो आपको पैसा नहीं खर्च करना पड़ रहा है, आपको कुछ देना नहीं पड़ रहा है, आप घर बैठे ही बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने उसे एक दुश्मन की तरह से देखा, लेकिन दुश्मन नहीं है, टीवी दोस्त है, कम से कम गरीब आदमी का तो दोस्त है। दोनों दो तरह के माध्यम है। एक जो दृश्य है हवा में आता है और हवा में ही मिट जाता है। एक जो है छपे हुए दस्तावेज है। छपे हुए अक्षरों का जो नशा होता है वो न पाठकों के दिल से उतरता है, न पत्रकारों के दिल से। तो जो चीज़ स्थायी है वो है अक्षर, वो है डॉक्यूमेंट्स, तो उनकी महत्ता हमेशा रहेगी। कोई भय का माहौल नहीं है। आप खबर देते हो, हम खबर का विश्लेषण देते हैं। आपके पास ना इतना वक्त है, ना आपके पास स्लॉट है कि आप खबरों को उस बारीकी से देखो, उस बारीकी से उसकी चीरफाड़ करो जितनी हम प्रिंट वाले करते हैं। तो देखिए, कोई मुकाबला हम मुकाबला नहीं कर रहे हैं आपसे, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ कि कोई भय का माहौल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के लिए कर रहा है। ये सही है कि आज लोगों के दिमाग में शायद टीवी की जगह ज़्यादा बड़ी बन गई है, लेकिन
लेटेस्ट आंकड़े जो भी आए हैं, चाहे वो NRS हो, चाहे जितने रीडरशिप सर्वेज हुए हैं, तो उसमें अखबारों का प्रिंट का प्रसार, अखबारों का प्रसार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो बहुत जो मैच्योर मार्केट्स हैं पश्चिम की, वहाँ पर टीवी और टीवी से भी ज़्यादा ऑनलाइन जर्नलिज्म, ऑनलाइन रीडिंग के कारण अखबारों की, पत्रिकाओं की, प्रिंट की प्रसार संख्या घट रही है। लेकिन भारत में तो अभी बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा है प्रिंट का, तो दोनों का भी विस्तार हो रहा है, और ये एक बड़ी अद्भुत स्थिति है जो शायद दुनिया में और जगह पे नहीं होगी, और कभी भी ये संभव ही नहीं है, ना होगा कभी, कि प्रिंट की जगह न रहे। देखिए, जब भी कोई नया माध्यम आता है तो इसी तरह का संकट आता है। जब रेडियो आया था तब भी ये कहा गया था कि अखबार ख़त्म हो जाएंगे, जब टेलीविज़न आया तब भी कहा गया कि अखबार ख़त्म हो जाएंगे। अब इंटरनेट आया है जो कि इन तीनों ही माध्यमों का एक तरह से सम्मिश्रण है, कन्वर्जेंस है, तो इसके बाद भी कहा जा रहा है कि शायद अखबार जो है ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि देखिए, जो पश्चिमी जगत में इस तरह का पहले हुआ, इस तरह की एक हवा जैसी बही कि अखबार जो है ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। हर एक का अपना महत्व है। मुझे लगता है कि विश्वसनीयता की दृष्टि से जो छपे हुए शब्द हैं वो आज भी अधिक विश्वसनीय हैं, उस पर आज भी लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं बजाय टेलीविज़न के। क्योंकि टेलीविज़न में एक और चीज़ है कि आपने कोई चीज़ दिखाई, और ऐसा बहुत बार हुआ है, आप कई उदाहरण ले सकते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई चीज़ दिखाई, आपको लगा कि नहीं ये गलत हो गया, गलत चला गया, प्रतिस्पर्धा भी रहती है आपस में, तो आप उसको हटा देते हैं, तुरंत वो आपके स्क्रीन से हट गया। अखबार ऐसा नहीं कर सकते, जो छप के निकल गया वो छप के निकल गया। इसलिए जहाँ तक जिम्मेदारी का सवाल है, मुझे लगता है कि अखबार टेलीविज़न के मुकाबले आज भी ज़्यादा जिम्मेदार हैं। सबकी है अपनी अपनी राय, सबके है अपने अलग अलग सवाल। उमेश जी, बात अब आपसे शुरू करेंगे। जब टेलीविज़न की बात होती है और लॉज की बात होती है, तो आखिरी चीज़ जो याद में आती है, जो लेटेस्ट रही, वो था केबल नेटवर्क एक्ट। आज के मौजूदा माहौल में जब बार बार सवाल उठता है टेलीविज़न पर सेंसरशिप लगाने का, या उस सारे मटेरियल को खंगालने का जो टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा है, जिससे युवा भी देख रहा है और नई पूरी आबादी देख रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक्ट्स और लॉज की बात होती है टेलीविज़न की दुनिया में, उसकी ज़रूरत अगर है तो क्या ये काफ़ी है? देखिए, मुझे लगता नहीं कि किसी भी सेंसरशिप की, किसी भी ऐसे कानून की आवश्यकता है जो कि सरकार या पार्लियामेंट ये तय करे कि मुझे क्या दिखाना है और किसी को क्या सुनना है। बाज़ार इस समय का यथार्थ है। अगर मैं वनीता जो पहले बात कह रही थी उसमें जोड़ूं, और वो जुड़ता है हमारे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस के साथ। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि जो दिखाया जा रहा है सब ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, मगर मैं ये समझता हूँ कि उसमें सरकार की किसी पॉलिटिकल सिस्टम की इंटरवेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये इख्तियार हम किसी को नहीं दे सकते कि कोई आकर ये चेक करे कि भाई आप क्या दिखा रहे हैं। तो उसको चेक करेगा कौन? ये देखिए, मीडिया का इवोल्यूशन अपने आप होगा। मेरा दर्शक मुझे बताएगा कि मुझे क्या दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। 94-95 की बात है, और एक अचानक से कई किस्म के गाने चले थे जिसमें खटिया, कबूतर, इस तरह के, और हम काम करते थे, मैं ZTV में काम करता था, और थोड़े दिन बाद देखा कि लोगों की बहुत प्रतिक्रिया आने लगी उस पर। लोग कहने लगे कि आप परिवार का चैनल है, और हम लोगों ने वो गाने बंद किए, और फिल्म इंडस्ट्री ने वो गाने बंद किए। कोई सरकार आपको आकर बताए कि आपको ये करना है, नहीं करना है। हम इमरजेंसी के दिनों में नहीं जा सकते। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मीडिया को अपने आप में कोई रेगुलेशन, कोई इंट्रोस्पेक्शन का सिस्टम ज़रूर बनाना होगा, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, जिस मीडियम से मैं आता हूँ, टेलीविज़न से। हमें थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी दिखानी होगी, लेकिन वो जिम्मेदारी स्वतः स्फूर्त होगी, हमारे अंदर से आएगी। हम ये तय करेंगे कि रात के समय हमको आतंकवादियों के बहुत ज़्यादा दृश्य दिखाने कि नहीं दिखाने। बच्चे उसे देखकर डर तो नहीं जाएंगे? ये बिल्कुल बहुत सारे लाजमी सवाल हैं जो लोग पूछते हैं, लेकिन ये कोई सरकार तय करेगी, ये अब हिंदुस्तान में संभव नहीं है। और आपको, लेकिन जब भी बात होती है ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी की, जब ये बात होती है कि कहीं अकाउंटेबिलिटी लाई जाए, तो मीडिया आमतौर पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खास तौर पर, उसके ज़्यादातर हल्के चुप हो जाते हैं।
या फिर एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है लेकिन वो किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाती। वो समय कब आएगा जब एक अंदर से अकाउंटेबिलिटी, एक अंदर से वो आवाज़ आएगी कि हम जो कर रहे हैं उसमें कहीं बदलाव की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत है। वर्तिका, मैंने बताया कि अभी इस मीडिया का शैशव काल है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, इसलिए कहीं ना कहीं अतिरेक होगा, कहीं ना कहीं हम पेंडुलम में बिल्कुल ऊपर जाएंगे। लेकिन अंततोगत्वा आप लौट कर आते हैं। आप सारे न्यूज़ रूम्स में जाइए, जो चर्चा आज सड़क गली मोहल्लों में होती है वो टेलीविज़न चैनल्स के न्यूज़ रूम्स में होती है। हम सब आपस में चर्चा करते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, कितनी देर तक नाग नागिन दिखाएंगे, कि ये सब सारे सवाल होते हैं। लेकिन ये सवाल तय कैसे होंगे? सरकार का एक ही काम है जो सरकार ने नहीं किया, किसी भी सरकार ने नहीं किया, जो एक तरीके से नियम कायदे बनाने चाहिए थे। टेक्नोलॉजी आगे चली, सरकार पीछे पीछे चली, उसका रेगुलेशन पीछे चला। अब हम बहुत दूर आ गए हैं। मुझे लगता है कि बहुत समय दूर नहीं है वो, जब हम खुद तय करेंगे कि भाई हमको इस समय ये दिखाना चाहिए, इस समय ये नहीं दिखाना चाहिए। फैक्चुअल प्रोग्रामिंग में क्या आता है, क्या न्यूज़ में आता है, क्या एंटरटेनमेंट में आता है, वो कई बार टेलीविज़न चैनल्स में लाइन ब्लर हो गई है। हम न्यूज़ चैनल्स में वो नहीं दिखाते हैं जो कई बार जो एंटरटेनमेंट में दिखाना जाना चाहिए, चाहे वो सांप सपेरे की कहानियाँ हों, चाहे वो काल महाकाल पता नहीं क्या क्या किस तरह की चीज़ें होती हैं, वो बहुत जगह दिखाई जाती हैं। लेकिन वो रेगुलेशन कहीं ना कहीं से समाज के अंदर से आना है। एक बात कहूँगी कि ब्रॉडकास्ट बिल आ चुका है, मेरे ख्याल से पास हो गया है मानसून सेशन। नहीं, हाँ? अभी नहीं पास हुआ है। तो उसका ड्राफ्ट तो आ चुका है, प्रपोज भी हुआ है और उसमें कंटेंट रेगुलेशन की भी बात हुई है, तो वहाँ तक तो बात पहुँच गई है। लेकिन रेगुलेशन कैसे होगा अभी उस पर सवाल अभी भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वो बिल में बहुत सारी खामियां हैं जो ठीक होनी। अनिरुद्ध जी, अभी उमेश जी ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि टेक्नोलॉजी आगे आगे चलती रही और सरकारें पीछे भागती रहीं। इंटरनेट की जब बात होती है, एक नया माध्यम है जिससे बहुत सारा जो खास तौर पर जो यूथ है वो सीधे जुड़ रहा है। दूसरी बात उमेश जी ने कही कि मीडिया शैशव अवस्था में है। बच्चा जब छोटा होता है और जब वो शरारत कर रहा होता है तो उसे कहीं रोकने की ज़रूरत भी पड़ती है। इंटरनेट के साथ भी उसके शरारत करने की आवाज़ें भी सुनाई देती रही कि इंटरनेट भी शरारती हो चला है। आपको लगता है उसकी शरारत को भी कहीं से थामने के लिए कुछ एहतियाती कदम उठाने की ज़रूरत है? इंटरनेट अभी इस समय ऐसा ग्रोइंग मीडियम है कि जैसे 4-5 चीज़ें हैं कि जैसे खाना, एक तो पोर्नोग्राफी तो इलीगल है ही, अगर आप करेंगे, लेकिन एक तरह से ये देखा गया है, जैसे अब आपकी ब्लॉगिंग है, इसमें जैसे अगर हम न्यूज़ की दृष्टिकोण से देखें इंटरनेट के, जैसे ब्लॉगिंग की अवस्था जिसमें अनचेक न्यूज़ या स्लैंडर या र्यूमर को न्यूज़ के भेष में डाल के आप इंटरनेट पे ब्लॉग पे चढ़ाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो आपका जो आपका इंटरनेट का कंज्यूमर है वो अपने आप ही इतना एजुकेटेड हो जाता है कि वो डिस्टिंग्विश करने लगता है कि ये हवा में फेंक रहा है कि क्या है। तो इसमें क्रेडिबिलिटी नहीं है उन ब्लॉग साइट्स की ज़्यादा, लेकिन है वो वहाँ पे। और एक तरह से देखा जाए डेमोक्रेटिक मीडिया में उनको अगर वो कह रहे हैं वो अपने नाम से अगर डाल रहे हैं उसमें, तो उसमें क्या गलत है भाई? जिसको पढ़ना है पढ़ लेगा, जिसको नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेगा। तो बेसिकली जहाँ आपको पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन आता है वो बेसिकली आपकी जो एनोनिमस ब्लॉगिंग साइट्स हैं, जो किसी तरह स्लैंडर या फिर आपका जो पॉन है, इंटरनेट पॉन इज़ द मेन आपका कंट्रोलिंग चैट रूम्स, कंट्रोलिंग ओपिनियंस। तो बहुत तरह से बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटर्स सेल्फ रेगुलेशन होता है, बहुत ही अंकुश होता है एडमिनिस्ट्रेटर्स के अपने, जैसे टेलीविज़न के न्यूज़ रूम में भी बहुत अंकुश होता है। ऐसा नहीं कि इट इज़ ओपन सीजन। तो उस तरह से इंटरनेट में भी अपने सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज़म्स होते हैं और लोग उसी दृष्टिकोण से, और ये ऐसा मीडियम है इंटरनेट कि इट इज़ एवॉल्विंग एवरी डे। अब जैसे कि आपको यूट्यूब का इशू आ गया, गूगल ने यूट्यूब को ख़रीदा, लेकिन यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे कॉपीराइट वीडियोस जो लोगों ने चलाए हुए हैं, तो अब यूट्यूब इज़ फेसिंग $1 बिलियन लॉसूट्स फ्रॉम वेरियस पीपल। सो दे आर डिस्कवरिंग। आपके कुछ दिनों पहले नैपस्टर का इशू आया था, जो कॉपीराइटेड म्यूज़िक को सब फाइल्स बना के वहाँ पे स्वैपिंग कर रहे थे, डाउनलोड कर रहे थे, वो इशू सॉर्ट आउट हुआ। तो ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे इश्यूज आएंगे उस हिसाब से लेजिस्लेशन भी आएगा। मतलब यू कांट, स्पेशली फॉर इंटरनेट जैसे मीडियम के, यू कांट लेजिस्लेट इन एडवांस
थिंकिंग कि कहाँ जा रहा है ये, क्योंकि किसी को नहीं मालूम किधर जा रहा है। और वैसे भी वर्तिका, जब नए एक मीडियम की बात होती है तो जैसे अभी उमेश जी ने भी कहा कि टेक्नोलॉजी पहले आती है, उसके बाद में रेगुलेशन बनते हैं। अब इंटरनेट से क्या और चीज़ें निकल कर जाती हैं। अगर कोई नया सॉफ्टवेयर भी डेवलप होता है, हमें नहीं पता होता है कि कब कहाँ पे किस चीज़ से वो क्रैश होगा। सो दैट ऑलवेज कम्स विद टाइम, आई थिंक। अच्छा, एक और चीज़ जो जहन में आती है जब हम सभी मीडियम्स की बात करते हैं, उनके बदलावों की बात करते हैं और उनमें इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, तो उसमें कहीं रेडियो भी सफ़र करता हुआ दिखता है। जैसे कि आज से 30 या 40 बरस पहले तक जब लोग रेडियो बहुत शौक से सुनते थे, आज भी सुनते हैं, तो बहुत से लोग इसलिए रेडियो सुनते थे कि वो अपनी भाषा को सुधार सकें, हिंदी को सुधारें या अंग्रेज़ी को सुधारें या जो भी भाषा उसे सुधारें। अब कई बार ऐसा लगता है और सुनने में भी आता है कि रेडियो सुनने से भाषा सुधरती नहीं, बल्कि कई प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसे सुनने से बिगड़ जाती है। रेडियो को क्या उस पर कभी चिंता आप खुद रेडियो से जुड़ी हैं, क्या उस पर चिंता होती है कभी? मुझे बिल्कुल इस बात की बहुत चिंता रहती है। अगर हम प्राइवेट स्टेशंस को सुने आज, तो आज भी आप कभी किसी के मुंह से फिर नहीं सुनेंगे वहाँ। हर किसी के मुंह से आप फिर ही सुनेंगे, या फूल को फूल ही कहा जाता है, फूल ही कहा जाएगा, वो फूल कभी होगा ही नहीं। तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जहाँ पर मैं पढ़ाती थी रेडियो, वहाँ पे एक जगह मैं गई लेक्चर लेने के लिए, तो वहाँ पे हमने बताया कि भाई ये फिर नहीं है, ये फिर नहीं है, ये फिर है, आप इसे फिर कहिए। तो हमने कहा कि मैम इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें तो कोलोकियल लैंग्वेज यूज़ करनी है जो लोगों को समझ आए। तो FM स्टेशन में आप वही लैंग्वेज बोलते हैं जो आप घर पे बोलते हैं, तो हम तो फिर ही कहते हैं। तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग विद दैट। तो आप उस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे? आज भी BBC को अगर आप सुने, BBC हिंदी सेवा जो हिंदुस्तान में है, उसमें आज भी फिर कहा जाता है, लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड रहता है। दूरदर्शन में भी कुछ हद तक अभी तक ये है, ऑल इंडिया रेडियो की बात करें। लेकिन हाँ, जहाँ प्राइवेट हाथों में अगर रेडियो आ गया है तो वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। वर्तिका, एक चीज़ मैं ऐड करूँ इसमें, जो महक कह रहे हैं, माध्यम और आप जो संदेश देना चाहते हैं वो महत्वपूर्ण है। मैं भाषा सीखने के लिए रेडियो टेलीविज़न नहीं सुनता। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, और मेरे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचाएं। उसमें अगर फिर बोला और फिर बोला या फूल बोला या फूल बोला, सुनने वाले को बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। और एक और बात है, क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध है, देखिए पंडित तय करेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए। एक नदी का पानी है, ये भाषा बहती रहती है। कौन सी कब अपभ्रंश थी, कब प्राकृत थी, कब हिंदी हो गई, हिंदी के बाद इंग्लिश हो जाएगी, हम नहीं जानते। इसलिए कुछ लोग हमेशा कहेंगे कि भाई देखिए, एक टेलीविज़न पर और रेडियो पर एक भाषा जैसी होनी चाहिए वैसी हो, या अखबार में जैसे स्टेट्समैन में पहले अंग्रेज़ी लिखी जाती थी, चाहे उसको बहुत लोग समझ पाते हो नहीं समझ पाते हो। मूल बात है, हम सब मास मीडिया को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, और मास मीडिया का मतलब यह है कि जो रिक्शा चलाता है, जो गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको भी बात समझ में आ जाए। जो गैर पढ़ा लिखा है वो भी उस माध्यम से जुड़ जाए और बात को समझ जाए, ऐसा मानना है उमेश जी का। अभी बहुत सी बातें होंगी, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। संसद से सड़क तक में आपका स्वागत है। बात हो रही है मीडिया के बदलते चेहरे की। उमेश जी, आपने ब्रेक में जाने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। आपने कहा कि माध्यम क्या है और माध्यम के ज़रिए जिस तक मैसेज पहुंचाया जाना है वो पहुंचना ज़रूरी है, भाषा के साथ बहुत ज़्यादा कड़ाई ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर एक सवाल ये आता है कि अगर फिर को हम फिर कहते हैं, फूल को हम फूल कहते हैं, और भाषाई जो हमारे एक जो नियम है उनको हम नहीं मानते हैं, तो फिर आने वाली पीढ़ी को सही भाषा और जो भाषा सही नहीं है उसका अंदाज़ा होगा कैसे? देखिए वर्तिका, सही भाषा क्या है ये आज तक किसी युग में तय नहीं हो सका, और इसलिए तय नहीं हो सका, अगर सही भाषा होती तो हम वैदिक संस्कृत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं यहाँ बैठकर। भाषा बहता पानी है। समाज अपने हिसाब से, नए नए समय के हिसाब से नई नई भाषाएं गढ़ता है, और यही आज के युग में भी हो रहा है।
टेक्नोलॉजी आगे चल रही है। अब मैं क्या बताऊं, मेरा बेटा जो SMS में शब्दों का चयन करता है मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो अपनी बात बहुत कम सीमित शब्दों में पहुंचा पाता है। तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि मैं 4 को FOUR लिखूं या 4 को 4 लिख देता हूं न्यूमेरिकल में। अब मैं ये समझता हूं कि एक तरह से भाषा गढ़ने का काम यूनिवर्सिटीज़ का है, विद्यालयों का है, जिसको पढ़ाना है पंडित वहाँ तय करेंगे। लेकिन जो संप्रेषण के माध्यम हैं वो अपने हिसाब से भाषा तय करते। फिर मैं उसी उदाहरण पर जाऊँगा। अगर हम शुद्ध भाषा की बात करते तो वाल्मीकि रामायण ही लिखी जाती, रामचरितमानस कभी नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो तो शुद्ध भाषा तो वो थी। इसलिए समय के साथ बहेगी, जैसा लोग अपनी बातों को पहुंचाना चाहेंगे। बुद्ध ने नई भाषा में लोगों तक पहुंचाया, महावीर ने एक नई भाषा में लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। इस ज़माने में लोग अपनी तरह से अपनी भाषा को पहुंचाएंगे, अपने संदेश को पहुंचाएंगे। वनीता जी, जो आपके यहाँ अब एक जो प्रिंट मीडिया में एक नई बात आई है, गोंजो जर्नलिज्म। हम बात कर रहे हैं कि एक जर्नलिज्म जो कि एक तरह का नॉन सीरियस जर्नलिज्म है और उसकी सबसे ज़्यादा पुष्टि होती है पेज 3 को देखकर या फिर उन फोटोग्राफ्स को देखकर जिसे कि हम किसी भी तरह से सिटीजन जर्नलिज्म या फिर पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग का हिस्सा नहीं मान सकते। ये नहीं माना जा सकता कि वो जनता की सेवा के लिए है या जनता के लिए मीडिया के लिए एक माध्यम है। अब जैसे आपने देखा होगा कि हाल ही में जो एड्स को लेकर जो तस्वीर एक फिल्म स्टार की छपी और सब तमाम चैनल्स ने उसे काफ़ी ज़्यादा उसे प्रमोट किया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैनल्स ने, बल्कि सुबह की शुरुआत प्रिंट मीडिया से हुई और अखबारों में उसको सुर्खियों में उसको जगह दी गई। आपके हिसाब से क्या ये जर्नलिज्म है और आने वाला समय इस जर्नलिज्म का है? वर्तिका, मैं ये मानती हूँ कि ये तय करना मेरा काम नहीं है। अगर किसी को वो अखबार पढ़ना है वो उसको उठाएगा, पढ़ेगा। अगर किसी को वो चैनल देखना है वो देखेगा, अगर नहीं देखना वो स्विच करेगा। ये डिसाइड करना कि 1 बिलियन लोग क्या देखेंगे और क्या नहीं देखेंगे और क्या सही है और क्या गलत है, ये इंटेलेक्चुअल सेंसरशिप है और मेरा मानना है कि ये करना हमारा काम नहीं है। अगर कोई अखबार पेज 3 तरह की तस्वीरें छाप के बिक रहा है तो वो उनकी मर्जी है, क्योंकि और बहुत सीरियस अखबार भी हैं और सीरियस चैनल भी हैं और अगर लोगों को देखना है तो वो ऑप्शन भी है। भारत में 415 चैनल ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं इस वक्त, आपको देखने हैं। उनमें से बहुत सीरियस चैनल्स भी हैं, बहुत हैवी और सीरियस चैनल हैं, पर आपको TRP रेटिंग चार्ट्स पे वो दिखेंगे नहीं। तो कहीं ये सोशल स्किज़ोफ्रेनिया और हिपोक्रेसी भी हो रही है कि लोग वो पेज 3 पढ़ते हैं, वही लोग जो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं पैसे भी देते हैं अपनी तस्वीर छापने के लिए उस पेज 3 पे। तो ये तय करना कि ये सही है गलत है, ये ऐसे कहना कि गोविंदा की पिक्चर देखते हो आप, अरे हमारी मर्जी, हम गोविंदा की पिक्चर देखें या हम संस्कृत की कोई बहुत ये एक तरह की इंटेलेक्चुअल स्नॉबरी है जो आजकल मेरे को लगता है हमारे ड्राइंग रूम्स में और कॉन्वर्सेशंस में आ गई है। अभी जो बात हो रही थी कि उस पर स्पॉन्सरशिप, उस पर कहीं सेंसरशिप हो या ना हो, आने वाला समय इंटरनेट के लिहाज से और बाकी 3 माध्यमों के लिहाज से आपको कैसा दिखता है? कि आपने जो बात की अभी सिटीजन जर्नलिज्म की, मेरे हिसाब से कई ऐसे जगह हैं वो काफ़ी उपयोगिता साबित हुई है उनकी। मैं आपको उदाहरण दूंगा, जैसे आज में सुनामी आया था तो काफ़ी लोगों ने ब्लॉग शुरू किए थे और वहाँ से तस्वीरें भेजी थी और बहुत लोगों की मदद उसी की वजह से हुई, ज़रूरत हुई है। तो सिटीजन जर्नलिस्ट जो थे, अब आप कह सकते हैं कि दे डोंट हैव, उनके पास जर्नलिस्ट का रिगर नहीं है, फैक्ट्स कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, क्या छाटते हैं, फिल्टरिंग मैकेनिज्म नहीं है, एडिटोरियल मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन कई हद तक आपको फैक्ट्स पुश तो करते हैं, आपको पता तो चलता है वहाँ हो क्या रहा है। व्यू पॉइंट होता है कभी कभी एनालिटिकल, कभी कभी ब्लॉग्स में बहुत ही इनसाइडर के ब्लॉग्स होते हैं, तो वो व्यू पॉइंट तो आपको कभी मिलेगा ही नहीं अगर वो ब्लॉग ना लिखते, कि चाहे एनोनिमस उसमें लिखे लेकिन एकदम फैक्चुअल पूरी चीज़ें बताते हैं आपको अंदर की। तो एक तो ये, जैसे आपने सिटीजन जर्नलिज्म की बात की, अब शुरू में आपने कोई गोंजो जर्नलिज्म बात की थी। Gonzo is not frivolous journalism. I mean, the living practitioner now dead was Hunter S. Thompson. What Gonzo means is basically that you kind of immerse, आप उस सिचुएशन में अपने को इमर्स करिए और फिर आप लिखिए। जैसे कि आप मान लो ये लड़ाई के बारे में लिख रहे हैं तो कारगिल में आप एक बटालियन के साथ आप एक पूरा आपने 1 महीने आपने उनके साथ अपना टाइम अपने इन्वेस्ट किया है और फिर आप कुछ पीस लिख रहे हैं। इट्स नॉट एम्बेडेड, इट्स बेसिकली यू आर लिविंग दैट सेम एनवायरनमेंट, यू आर इमर्स्ड इन, वो उसी एनवायरनमेंट में आप इमर्स हैं और उसमें आप बहुत समय व्यतीत करते हैं उसमें, और उसके बाद जो आप लिखते हैं एक तरह से एक मूड पीस या जैसा भी उसको पीस कहें तो। लेकिन इसमें एक बात और है कि जब बाकी माध्यमों की भी जब हमने बात की,
अभी इंटरनेट क्योंकि नया उभरा माध्यम है और उसमें काफ़ी पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकारी लिहाज से उसको कितना अभी तक कितना आपके हिसाब से सपोर्ट मिला है या सरकारों का एटीट्यूड कितना पॉजिटिव रहा है? देखिए सरकार, आपको मैं उदाहरण देता हूँ, जब इंडिया का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर से पहले हार्डवेयर इंडस्ट्री शुरू हुआ था अर्ली 80s में, और गवर्नमेंट ने उसको इतना हेविली रेगुलेट किया कि हार्डवेयर इंडस्ट्री तो यहाँ उठ ही नहीं पाया। सॉफ्टवेयर शुरू में गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आया सॉफ्टवेयर है क्या चीज़, तो अनरेगुलेटेड एनवायरनमेंट में ये पनपा उभरा, और आज आप देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर की वजह से आपको कम से कम नहीं तो जितने भी 2-3 मिलियन जो आपके जो जॉब क्रिएशन हो रहा है सिर्फ सॉफ्टवेयर की, जहाँ गवर्नमेंट आएगा रेगुलेशन के लिए वो एरिया आपका एकदम चौपट हो जाना है, बढ़ गया और फिर आईटी मिनिस्ट्री आई। सो ये तो एकदम आपके सामने उदाहरण है। गवर्नमेंट ने आए, हार्डवेयर उसमें किया, कंप्यूटर, तो आपका हार्डवेयर इंडस्ट्री तो इट जस्ट कुडंट टेक ऑफ, बट सॉफ्टवेयर टुक ऑफ बिकॉज द गवर्नमेंट इट फ्लू अंडर द रेडार आया, आपको पता भी नहीं लगा कि सॉफ्टवेयर क्या है। एकदम से आपने देखा तो अच्छा खासा एकदम राक्षस बैठा हुआ था, अच्छा राक्षस, लेकिन वो हुआ बिना गवर्नमेंट कंट्रोल के, बिना गवर्नमेंट सुपरविजन के, बिना किसी बैंक के, कोई मतलब लोन की मदद नहीं। कोई कमर्शियल बैंक ने, आप हिस्ट्री में देख लीजिए कि किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को किसी ने लोन दिया हो। महक, अब एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, जब भी प्राइवेट रेडियो की बात होती है उसका एक जो सबसे बड़ा दुख दिखाई देता है, जो आपने भी शुरू में जाहिर किया कि न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स नहीं मिला, लेकिन अब जैसे कम्युनिटी रेडियो की शुरुआत हुई है और एनजीओ सेक्टर के लिए कम्युनिटी रेडियो खोल दिया गया है और ये बहुत बड़ा कदम है एक, इसमें आपको लगता है कि इस एक सेक्टर के खुल जाने से और कम्युनिटी रेडियो के अलग अलग इलाकों में आ जाने से कहीं ये माध्यम भी एक चुनौती देगा बाकी माध्यमों को? वर्तिका, ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मीडियम है, आई अग्री, लेकिन अगर आपको चॉइस दी जाए, वही अभी थोड़ी देर पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि हमें एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि हमें ये देखना है, ये नहीं देखना है, तो अगर आप किसी को चॉइस देंगे एक एंटरटेनमेंट चैनल सुनने की या एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनने की, तो मेजॉरिटी जो हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो वो लोग सुनेंगे एंटरटेनमेंट। तो कम्युनिटी रेडियो का अपना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है, लेकिन अर्बन एरियाज़ में आई डोंट थिंक कि अभी इतना ज़्यादा ये होगा। आने वाले वक्त में हो सकता है बेहतर हो, पर इस वक्त क्योंकि एंटरटेनमेंट आ चुका है तो इसमें लोग एंटरटेनमेंट को चूज़ करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये कदम उठाना पड़ेगा, या कभी ना कभी आने वाले वक्त में गवर्नमेंट को अलाउ करना पड़ेगा कि यहाँ पे भी आप न्यूज़ की बात कर सकें, यहाँ पे आप कम्युनिटी की बात कर सकें। अगर हम आज के रेडियो की बात करें तो यहाँ पर टॉक शोज़ होते ही नहीं हैं, और अगर हम इंटरनेशनल रेडियो स्टेशंस की बात करें तो वहाँ पे जितने पॉपुलर रेडियो चैनल्स हैं वो इसीलिए पॉपुलर होते हैं क्योंकि वहाँ पे टॉक शोज़ होते हैं और कहीं तीखापन भी दिखाई देता है। वहाँ पे तीखापन दिखाई देता है। आप गवर्नमेंट की बात करते हैं, आप सोशल इश्यूज़ की बात करते हैं, आप ऐसी चीज़ों पर वहाँ पे बातचीत करते हैं जो हम जनरल लाइफ में नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ रहा है। संसद से सड़क तक में बात हो रही है, आने वाले समय में मीडिया का चेहरा कैसा होगा, इसी मुद्दे पर अभी बहुत सी बातें और होंगी, ऑडियंस के सवाल होंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संसद से सड़क तक, और बात हो रही है कि क्या ये वही मीडिया है जिसका सपना देखा गया था आज से बरसों पहले, और आने वाले बरसों में कैसा रहेगा ये मीडिया। अब हम सवाल लेंगे ऑडियंस से। आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संचार माध्यमों के लिए कुछ नियम कायदे बने थे। कायदा ये था कि अश्लीलता नहीं परोसी जाएगी, कायदा ये था कि आप किसी तरह का जादू टोना नहीं दिखाएंगे, कायदा ये भी था कि किसी तरह का अंधविश्वास जनता के बीच में नहीं परोसा जाएगा। लेकिन आज देखा जा रहा है सब कुछ परोसा जा रहा है संचार माध्यमों के द्वारा। तो क्या आपको नहीं लगता कि हम जिस तथाकथित विकास को, जिसे हम तथाकथित विकास का नाम दे रहे हैं, वो महज भटकाव भर है? देखिए, कायदे जो थे कायदे आज भी हैं, और कायदे उसी तरीके से पालन भी होते हैं।
लेकिन कायदे को अगर सरकार की परिधि में अगर पालन करना आप कहते हैं तो मैं नहीं मानता कि वो उचित है। भटकाव है या विकास है, ये बड़ा पर्सनल सा पर्सपेक्टिव है, ये आप सोच सकते हैं, मैं सोच सकता हूँ। मुझे लगता है कि विकास है, आज जितने जॉब्स हैं, जितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं, जितने माध्यम हैं, जितना खुलापन है, जितनी आज़ादी के साथ आप बात कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ हो रहा है वो बहुत ही श्रेष्ठ हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा मोड़ा गड़बड़ होगी, लेकिन मीडिया का इंटरनल मैकेनिज्म उसको ठीक कर लेगा, ठीक कर रहा है। लेकिन आप ये कहेंगे कि भटकाव है, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। और कोई सवाल पूछना चाहेगा? बताइए। मुझे ये पूछना था आपसे कि अब ज़्यादातर न्यूज़ चैनल जो है वो एंटरटेनमेंट चैनल के तौर पर ज़्यादा बनते जा रहे हैं। अक्सर देखा जाता है उसमें जैसे कि शोज़, कॉमेडी शोज़ बहुत आते हैं। तो क्या आपको लगता है प्राइम टाइम में कई बार ऐसे शोज़ आते हैं, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा, ऐसा तो नहीं कि हमारे जो न्यूज़ चैनल है वो एक एंटरटेनमेंट चैनल के रूप में ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं? आपने भी कहा कि प्राइम टाइम पे कई बार ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं जो थोड़े एंटरटेनिंग होते हैं, तो आई थिंक इसमें कुछ गलत नहीं है। न्यूज़ में भी 2 सेगमेंट्स होते हैं, एक प्रोग्रामिंग होता है, एक न्यूज़ होता है। अगर 9 o'clock की प्राइम टाइम न्यूज़ है और 8:30 बजे आपको किसी कॉमेडियन का कोई शो दिखाया जा रहा है, तो ये एक बहुत स्मार्ट मूव है उस टेलीविज़न चैनल की, ताकि आपको एंटरटेनमेंट मिले और उसके बाद जो उनका प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन है आप वो भी देखें। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें, आपकी बात थोड़ी सी मैं इत्तेफाक रखता हूँ, इसलिए कि जो न्यूज़ और जो डिस्कशन में भी बात हुई थी कि फैक्चुअल प्रोग्रामिंग और फिक्शन प्रोग्रामिंग में जो लाइन थी वो कई बार थिन हो रही है, और जो फैक्चुअल प्रोग्रामिंग का जिसको लाइसेंस मिला हुआ है, अगर वो एंटरटेनमेंट दिखाता है तो कहीं ना कहीं वो जो थिन लाइन है उसको क्रॉस करता है। ये ज़रूर देखने की बात है, मगर अंततोगत्वा दर्शक ये तय करेंगे कि कौन अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रहा है। ये अधिकार आप किसी अथॉरिटी को नहीं दे सकते। मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आजकल जो टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स हमें न्यूज़ दिखा रहे हैं, क्या ये न्यूज़ होती है कि सेलिब्रिटीज़ कहाँ से साड़ी ले रही है, कि सेलिब्रिटी कहाँ से मेहंदी लगवा रही है, या किसी और सेलिब्रिटी के घर में क्या हो रहा है? जो न्यूज़ होनी चाहिए वो न्यूज़ नहीं दिखाई जाती है। ये मैंने खुद फेस भी किया है। कोई एक न्यूज़ चल रही है, कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और कहीं पे पॉलिटिकल रिव्यू भी चल रहे हैं, तो दोनों में से इम्पॉर्टेंट तो हैं, दोनों न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है अपनी जगह, लेकिन बीच में न्यूज़ को और एडजस्टमेंट देने के लिए सेलिब्रिटीज़ का लाना और एंटरटेनमेंट चैनल्स बीच में लाना और मोर एडवर्टाइजमेंट्स का होना, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। तो इसका जवाब आप दे सकते हैं? सवाल जो बार बार आ रहा है, शायद वही सवाल, प्रायोरिटीज बदल रही हैं। देखिए, पहली बात तो ये न्यूज़ क्या है और न्यूज़ क्या नहीं है, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट बात वनिता ने पहले कही थी, पहले कुछ लोग बैठ के तय कर देते ये खबर है, इस नेता ने ये बोला, प्रधानमंत्री रोडेशिया घूमने गए, अराने फलाने मिनिस्टर यहाँ गए, ये हुआ, ये खबर ये किसने तय कर दिया। जहाँ तक सेलिब्रिटीज़ की बात है, देखिए आप लोग देखते क्यों, बंद कर दीजिए उस टेलीविजन चैनल को, टीआरपी मत दीजिए, स्विच नहीं करेंगे, देखते क्यों है उसको, और आप देखते क्यों है? एक बात ये सवाल पैदा होता है, यानी लोग। उमेश जी, मैं कहूँगी आप लोग सिर्फ सेलिब्रिटीज़ में जिस भी टॉक शो में गई हूँ आज तक टीवी पे, ये सवाल 6 बार उठता है और मैं काफ़ी थक चुकी हूँ इससे। बट आप लोग ये क्यों नहीं देखते कि जेसिका लाल केस लीजिए, प्रियदर्शनी मट्टू केस लीजिए, आप दिल्ली की सीलिंग के केसेस ले लीजिए, हर सोशल इशू पे भी मीडिया बात करता है, पर जब टॉक शोज में टाइम आता है सवाल पूछने का तो हर कोई अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय और सेलिब्रिटीज़ की सारीज और सीरियल्स पे ही सवाल पूछते हैं, क्योंकि आपने उस इशू पे ना कुछ पढ़ा ना आपने कुछ उस सीरियस इशू पे देखा है। The fact is that audience is not interested. The fact is that the TRPs are going to the dumb things, and that is why news channels do it. So there is a social hypocrisy here. We do not admit. मैं क्योंकि सास भी कभी बहू देखती हूँ, मुझे ये बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आती, पर हम लोगों को शर्म आती है, इसलिए हम बोलते हैं टीवी चैनल पे सीरियस प्रोग्राम क्यों नहीं दिखाते। और जब सीरियस प्रोग्राम सहारा पे दिखाते थे, कागार कदम, कोई नहीं देखता था, उसको टीआरपी नहीं मिलती थी। और आप लोग गोल्डन ईरा की बात करते हैं, बुनियाद वॉज री टेलीकास्ट ट्वाइस, इट डिड नॉट गेट एनी टीआरपीज। तो ये बिल्कुल बकवास है कि सीरियस चीज़ें नहीं दिखती। आप डिस्कवरी देखते हैं, आप नेट जियो देखते हैं, क्या आप कोई सीरियस प्रोग्राम आपने कौन सी डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री चैनल या नेट जियो पे आज तक देखी है, मुझे बताइए।
आप लोग में से किसी ने एक भी डॉक्यूमेंट्री देखी है? मैम मैं ये नहीं कह रही हूँ, नहीं मैं कह रही हूँ, आप मैंने ये नहीं कहा, आप मेरा सवाल सुनिए। मैंने ये नहीं सब वही कहा, सवाल पूछते हैं घुमा फिरा के। मैम एक मिनट, मैंने ये नहीं कहा कि वो मोर ओवर कंसर्न यही रहते हैं कि सेलिब्रिटी। सर ने कहा आप चैनल बंद कर दीजिए। टीवी चैनल्स और न्यूज़ चैनल्स क्या इसलिए होते हैं कि वो ये दिखाएं, और जो आपका कस्टमर है, जो आपका कंज्यूमर है, जो आपकी ऑडियंस है, वो उस टाइम टीवी बंद कर दे। बिलियंस की ऑडियंस है, मैं एक ऑडियंस मैं मानती हूँ आपकी बिलियंस की ऑडियंस है। करता हूँ एज अ चैनल। हम अगला सवाल लेते हैं। और कोई? मेरे को अभी तक उस सवाल का जवाब नहीं मिला। किसी ने कोई नेट जियो, हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी पे कौन सी डॉक्यूमेंट्री लास्ट देखी थी? जो आप कहना चाह रही विनीता जी वो ये है कि जो परोसा जा रहा है उसमें हर तरह का सामान है। बिल्कुल, कुछ अच्छा जो थाल है उसमें हर तरह का सामान है। अब उसे उसमें से कौन क्या पिक कर रहा है और क्या उसे वो लेना चाहता है वो उस पर है, लेकिन थाली में सामान सब है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे जी। आजकल ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स में सोर्स गूगल इंटरनेट होता है, जिसे मिकी माउस जर्नलिज्म भी कहते हैं। आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं और इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अनिरुद्ध जी, ये जो सवाल है वो आज के दिन आजकल काफ़ी देखा भी जा रहा है और लोग उस पर बात कर रहे हैं कि खबर आनी होती है न्यूज़ मीडिया पर, सामान निकलता है गूगल से। मैं कहूँगा कि गूगल एक तरह से जर्नलिस्ट के लिए बून बन गया है। आप आई मीन नोट जर्नलिस्ट टुडे, वो गूगल इट्स अ बून। आई थिंक इट्स अ वेरी बहुत ही एक तरह से एक ऑनलाइन लाइब्रेरी आपके साथ में हो गई है। जो रिसर्च आपको पहले दिन लग जाते थे वो आपको चंद मिनटों या घंटों में आपको मिल जाता है। लेकिन उसके साथ साथ जर्नलिस्ट का जो एक तरह से वेयर इज़ योर एज, वेयर इज़ द जर्नलिस्ट एज, क्योंकि गूगल का जो रिसर्च डेटा है वो हर एक जर्नलिस्ट को उपलब्ध है। तो वहीं पे मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे को अपने को डिस्टिंग्विश करते हैं कि वो जर्नलिस्ट फिर अपनी क्या खोजी पत्रकारिता करता है, वो किसको फ़ोन कॉल करता है, कौन सी जहाँ की रिसर्च डेटा निकालता है, कहाँ से जाके कागज़ निकालता है। लेकिन गूगल में तो बेसिक चीज़ तो है, ये तो कहूँगा गूगल तो इट्स अ मस्ट। लेकिन एक चीज़ और है, पहले की ज़माने की आप जर्नलिस्ट जितने भी पुराने सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनकी आदत होती थी कि क्लिपिंग्स अपने पास रखते थे कि आपने पेपर पढ़ा। हमारे जनरेशन में, अपनी जनरेशन से पहले की बात कर रहा हूँ, कि मैं देखता था अक्सर उनको आज की है हेडलाइन की क्लिपिंग बना के अपने पास पर्सनल, लेकिन उनके पास क्लिप बोर्ड होती थी फैक्ट्स के लिए कि फलाने दिन इलेक्शन हुआ, ये इलेक्ट हुआ, उसकी उम्र इतनी थी, ये थी, वो थी। क्योंकि कॉपी लिखने में आपको ये बात है, ये कल्चर पूरा चला गया है। आप लोग के जो जर्नलिस्ट आते हैं वो लोग जर्नलिस्ट से अट्रैक्ट होते हैं ग्लैमर की वजह से। दे डोंट सी द हार्ड वर्क बिहाइंड इट। किसी से पूछ लीजिए भाई अच्छा है टीवी के सामने आएगा चेहरा, ये आएगा वो आएगा। नोबडी अंडरस्टैंड्स द हार्ड वर्क दैट गोज इनटू अ जर्नलिस्ट। नोबडी अंडरस्टैंड्स दैट वेयर डू यू गेट द एज। आई मीन व्हाट इज द कंपटीशन बिटवीन डेली न्यूज़पेपर्स टुडे? अगर रिपोर्टर्स 4 क्राइम बीट पे हैं और एक ही स्टोरी मान लीजिए जेसिका लाल की कर रहे हैं और चारों स्टोरी एक जैसी निकल गई कल अखबार में, तो हमारे लिए कितनी बड़ी शर्म की बात है। तो उन 4 जर्नलिस्ट को आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? जिसने ज़्यादा फ़ोन कॉल किए हैं, जो आपको एक अंदर की खबर ला रहा है, जो उन चारों में से सिर्फ एक ही के पास है, तो उसको एक देयर इज अ सेम्बलेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इट इफ आई हैव कलेक्टेड समथिंग व्हिच नन ऑफ द अदर्स वर एबल टू डू। और कोई सवाल पूछना चाहेंगे? क्रोकोडाइल हंटर्स का एक प्रोग्राम आता था, उनके जो होस्ट थे उनकी डेथ हो गई थी शूटिंग के दौरान। जो उनके टेप्स थे वो उसी वक्त जला दिए गए थे। उनको मीडिया, मतलब जो मीडिया लाइन में है वहाँ पर उसे ब्रॉडकास्ट नहीं किया गया था। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर यही चीज़ इंडिया में हुई होती तो मे भी दिखाया जाता, क्योंकि जो गुजरात के अर्थक्वेक हुआ था, इनफैक्ट जो पाकिस्तान में ज़लज़ला आया, उसकी इस तरीके की टेप्स दिखाई गई थी कि लोगों को एक अंदर से बहुत अजीब सी फीलिंग आती थी। और इनफैक्ट न्यूज़ के जो जर्नलिस्ट थे वो भी ये कहते थे कि जिनका दिल कमज़ोर है, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, वो ये सब ना देखें। आप ये कह रहे हैं कि हम चैनल्स बंद कर दें, तो मोस्टली न्यूज़ चैनल्स पे यही सारी न्यूज़ हैं। उल्लू को कैसे मारा, भैंस की खाल निकाल कर लेदर कैसे बनाया, मोस्ट ऑफ द न्यूज़ आर लाइक दैट ओनली। तो हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, किसी पे भी क्लिक कीजिए, थोड़ी देर के लिए न्यूज़ आती है, ठीक है, वो देखने का मिलता है, लेकिन उसके बाद समझ नहीं आता ये न्यूज़ कहाँ से आ गई। देखिए, एक ऑप्शन व्यूअर के पास हमेशा है, वो ये है कि उसके पास रिमोट का बटन होता है और वो रिमोट का बटन आप दबा सकते हैं। ये कहना सही नहीं है कि सारे चैनल्स पर सिर्फ वो आता है। मैं उसको डिफेंड भी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सब कुछ आ रहा है वो ठीक है, सही है। उसमें काफ़ी कुछ जिसको आप कह सकते हैं, मेरा पर्सपेक्टिव हो सकता है, आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है कि वो ठीक नहीं है, पर जो ठीक नहीं है उसको आप मत देखिए।
उसके खिलाफ आप आज आपके पास इतने मंच हैं, आप एक ईमेल डालिए उस चैनल को, वो चैनल उसको नोट करेगा। आप चुप मत बैठिए। लेकिन होता क्या है कि ऐसे मंचों पर आकर हम ऐसे बहुत सारे सवाल करते हैं, लेकिन कितनों ने जहमत उठाई कि जिस चैनल पर आपको जो ठीक नहीं लगता वो ठीक है या नहीं है, ये परिभाषित करने वाला ना मैं होता हूं ना आप होते हैं, वो आपने उस पर कितना रिएक्ट किया। देखिए, चैनल्स में सब कुछ अच्छा नहीं आता है, सब कुछ ऐसा नहीं होता। मैं ज़रूर मानता हूँ, आपसे इत्तेफाक रखता हूँ कि प्राइम टाइम के समय जब पूरा परिवार देख रहा हो तो आप बहुत गोरी सीन ना दिखाएं, ये बात सही है। लेकिन उन देशों में जहां ये तय हुआ है, मीडिया ने खुद तय किया है। किसी प्रेसिडेंट ने फोन कर नहीं कहा था फॉक्स टीवी को कि आप रात को लाशों के सीन ना दिखाइए, मीडिया ने तय किया। यहाँ का मीडिया भी ये शुरुआती दौर है, अपने आप तय करेगा, ठीक करेगा, और आप जैसे लोग, दर्शक लोग उसको ठीक करवाएंगे, क्योंकि आपके प्रति हम रिस्पॉन्सिबल हैं। हम किसी सरकार के प्रति, किसी अथॉरिटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते। और वैसे एक बात मैं यहाँ पे ऐड करूँगी उमेश जी, अभी जैसे आपने कहा क्रोकोडाइल हंटर्स की जब बात कर रहे थे हम, और उसके बाद में आपने कहा कि कुछ ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ पे कुछ एक प्रोग्राम जैसे आते हैं जब हम लोग अंधविश्वास की बात करते हैं, उसमें दिखाते हैं कि वो लोग लाश खाते हैं या कुछ करते हैं या कुछ पूजा कर रहे हैं शमशान में बैठकर। तो वो आप देखिए, आपको नहीं पता है कि आज भी हिंदुस्तान में हम कहते हैं कि सती प्रथा नहीं है, लेकिन फिर इन्हीं चैनलों से आपको पता चलता है किस तरह से एक लड़की को जलाया गया कहीं पे दहेज के लिए, कहाँ पे। तो एटलीस्ट आप लोगों को पता चल रहा है कि आज भी समाज में ये चीज़ें हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप उनको बताइए नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी आई एग्री किसी पॉइंट तक, किसी हद तक हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे। और इशू ये भी है कि जिसे वो पसंद नहीं आ रही वो सब आवाज़ वहाँ तक पहुँचाए। और कोई सवाल? गुड इवनिंग, मेरा नाम है माधवी और मेरा सवाल है कि आने वाले समय में बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स खुलने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि कितने ये चैनल्स कितने वायबल होंगे? क्योंकि एक दौर ऐसा आया था जब बहुत सारे, जब एक्सपेंशन हुआ था टेलीविज़न में, और उसके कारण से काफ़ी सारे चैनल्स बंद हो गए थे। मैंने अपना कामकाज दूरदर्शन से शुरू किया था, और जब बाकी चैनल शुरू हुए तो मेरे मन में सवाल आया कैसे चलेंगे। उसके बाद 2 और चालू हो गए, 2 और चालू हो गए, और आज 400 से ज़्यादा चैनल्स हैं। इस देश की जनसंख्या को देखते हुए काफ़ी कम है। इस देश में जिस तरीके से लिटरेसी बढ़ रही है, जिस तरह से टेलीविज़न का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, जिस तरह से लोगों को बिजली मिलती जा रही है, जिस तरीके से टेलीविज़न सस्ता होता जा रहा है, बहुत सारे चैनल्स की गुंजाइश है, और इससे कहीं ज़्यादा चैनल्स की गुंजाइश है। आप यकीन मानिए, कोई चैनल बंद होने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल चलेंगे, दिखेंगे, और इस वैरायटी ने हमको जो आज़ादी दी है दिखाने की, बोलने की, चीज़ों को रखने की, इससे पहले कभी नहीं थी। बेशक भारतीय बाजार में बहुत सी जगह है, प्रिंट के लिए, टेलीविज़न के लिए, इंटरनेट के लिए, रेडियो के लिए, सब के लिए जगह है, लेकिन सबको अपने आप को साबित करना होगा और बार बार हर रोज़ अपने आप को मांझना होगा। आप सभी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ऑडियंस का धन्यवाद। अगली बार एक नए अंक के साथ, नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन अपनी राय हमें लिखना ना भूलें। हमारा पता है संसद से सड़क तक @sansad.nic.in। एक नए मुद्दे के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।